हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद सारंग चैनल। तो आज हम आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पार्ट 3 को लेके। इसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कवर करेंगे। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको कवर करेंगे, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इसके ऊपर है उनको हम कवर करेंगे। तो आज थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, क्योंकि वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। तो इस वजह से उसको तो हम देख लेंगे। तो आज हम जो करने शुरू जा रहे हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, आगे भी बहुत जगहों पे ये काम आपको आएगा। जहाँ भी फोर्सेस की हम स्टडी करेंगे, जहाँ पर भी हमें किसी एक पार्टिकल या किसी एक चार्ज पर या किसी एक मास पर फोर्स निकालना हो बाकी सब की वजह से, वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही आपको काम आने वाला है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक डेरिवेशन हम करेंगे, और उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम से जाएंगे सीधा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर हम इस रेफरेंस में देखें जो आज हम करने जा रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि हम जानते हैं कुलम्ब्स लॉ हमारा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही काम करेगा जब हमारे पास एन चार्जेस हो या ग्रुप ऑफ चार्जेस हो। तो सपोज हमें Q1 पर फोर्स निकालना है, ये वाला जो Q1 है इस पर हमको फोर्स निकालना है बाकी सब फोर्स चार्जेस की वजह से। तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को काम में लाएंगे। एक एजम्पशन भी ये मान के चलता है, एजम्पशन होता है इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वो हम जब प्रिंसिपल को बताएंगे तब हम इसको जानेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल को लिखवा देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल कभी कभी डायरेक्ट अगर आपको स्टेट करने को पूछता है तो आपको क्या लिखना है, तो वो देखते हैं। व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द टोटल फोर्स on a given charge, गिवन चार्ज सपोज हमें एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स हमसे पूछा है, तो वो क्या होगा, इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस बाई ऑल अदर चार्जेस। है ना। यहाँ पर जो मैं एजम्पशन की बात कर रहा था, ये इसका एजम्पशन है, तो आप ये यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि ये एजम्पशन है, लेकिन ये एजम्पशन ही है इसके अंदर कि फोर्सेस बिटवीन, इसको मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ। टू चार्जेस is not affected by presence of other charges। ये यहाँ पर इसका एजम्पशन है। तो ये क्या कहता है, फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में जब हम निकालेंगे तो किसी और चार्ज की जो प्रेजेंस होगी वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। सपोज हमारा ये Q1 Q2 चार्ज है, ये Q1 Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उस पे Q3 की प्रेजेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हम ये मान के चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ऐसा नहीं होता आइडियली, अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो उस पे ऐसा नहीं है कि Q3 का अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये मान के चलता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें कि फोर्स ऑन वन, चार्ज वन क्या होगा, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, इसी तरीके से फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज। तो इस तरीके से आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दिखा सकते हैं। है ना। ये F12 F13 F14 ये सब फोर्सेस है,
on 1 due to 2, 3, 4 so on n तक। तो आपको अगर कुलम्ब्स लॉ के थ्रू हमें बताना हो F12 क्या होता है तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर आपको कुलम्ब्स लॉ में परेशानी आती है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, तो उसमें आपको कुलम्ब्स लॉ के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वेयर R12 कैप, है ना। या जो यहाँ पे R बन रहा है हम उसी तरीके से R बना लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से R बना रखा है, तो R12 स्क्वेयर R12 कैप। तो ये R12 कैप क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, आप सब जानते हैं। जब आपने मैथमेटिकल फिजिक्स किया होगा तो आपने देखा होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। सपोज ए कैप हम देखें तो वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें और तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इसको देखते हैं। देखिए R12 क्या है, Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हमें ये निकालना हो R12 डिस्टेंस कितना है तो हम जानते हैं कि हम निकाल सकते हैं वेक्टर को माइनस करके R1 माइनस R2। अगर हमें R12 निकालना है तो R1 माइनस R2 वेक्टर, है ना। ऐसे ही R13 निकालना है तो R1 माइनस R3 वेक्टर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये R12 डिस्टेंस है तो इसको हम निकाल सकते हैं R12 या R12 कैप ले लीजिए इसको। R12 ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, R12 R1 माइनस R2, है ना। ये R2 R1 माइनस R2 है ना। तो ये R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड ही हमारा R12 होगा। तो ये R12 कैप क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई, और हाँ यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, R12 का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। ये हमारा अलग है। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब हो जा रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर था एक और आ गया, और यहाँ पर R1 माइनस R2 वेक्टर, है ना। तो ये हमारा F12 आ रहा है। ऐसे ही हम F13 निकाल सकते हैं, F14 निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा जो फोर्स ऑन वन होगा उसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए Q1 तो कॉमन ही रहेगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म सब में कॉमन रहेगी। बाकी चेंज क्या हो रहा है हम देखें तो अगर हम इसको इस वाली फॉर्म में ना लेके इस वाली फॉर्म में देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, QI कि Q2 Q3 Q4 ऐसे आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, R1I स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, R1I कैप। और ये I क्या होगा, I हमारा शुरू होगा 2 से और n तक जाएगा, क्योंकि 1 नहीं होगा, क्योंकि हमारे हम चार्ज 1 पे तो निकाल ही रहे हैं बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो I 2 से शुरू होगा और n तक जाएगा। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बताता है। यहाँ से ये आ जाता है हमारा फोर्स ऑन वन। ये एक बेसिक डेरिवेशन है। अगर हम उसको दूसरी फॉर्म में निकालना चाहें तो एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज Q
ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जो आप बाकी क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा, बहुत ही बेसिक जनरल फार्मूला, कि फोर्स ऑन क्यू इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू प्राइम इंटू आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, है ना। तो ये ऑल पॉइंट अदर पॉइंट चार्जेस, है ना, ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। ऑल अदर पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, इसको छोड़कर, है ना, बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता जब वो पहली बार समझते हैं उसको। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे डायरेक्ट कोई पूछेगा भी नहीं, यहाँ पर उसका बेसिक आपको कोई स्टेटमेंट पूछ सकता है, स्टेटमेंट हमने लिख लिया है, तो स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस से आपको समझ में आएगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये PYQ है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर कैप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो हम सबसे पहले इसको रेड से कर लेते हैं, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा हमारा इसमें है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं ABNC, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, प्लस का Q चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर अराउंड कहीं सेंट्रॉइड होगा, इसको सपोज नाम दे देते हैं G, और तीनों वर्टिसेस को इसको जोड़ देते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो Q हमारा A पर रखा है, इस पर जो फोर्स होगा इस Q की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज अलोंग AB। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं F1। ऐसे ही इस Q की चार्ज की वजह से इस Q पर जो फोर्स होगा वो भी रिपेलिंग फोर्स होगा, और वो भी अलोंग AC होगा। यहाँ पे आपको लग नहीं रहा होगा ये अलोंग है, लेकिन ये अलोंग है क्योंकि ड्राइंग इतना प्रॉपर नहीं बन पाता। तो अलोंग AC होगा। तो सपोज इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स 2, और इनका रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, ये बात श्योर है, इनके बीच में होगा, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल यहाँ होगा और यहाँ पर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, है ना। तो अब हम इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करें तो ये वाला फोर्स हम निकालते हैं। तो ये जो F फोर्स होगा ये क्या होगा, F1 प्लस F2, और इस F का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिजल्टेंट फॉर्मूला हम इसको कहते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब हम पहले F1 F2 निकालते हैं, तो उसको समझिए आप। F1 अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, है ना, Q मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है L, है ना। ये होगा अलोंग AB,
है ना, ए बी कैप लिख देते हैं इसको, या बी ए कैप, बात एक ही है। देखिए बी ए कैप होगा ये, अगर आप इसको कैप के फॉर्म में लिख रहे हैं तो अलॉन्ग ए बी लिख देते हैं इसको, तो जिससे ये सही रहेगा। तो फोर्स ऑन टू अगर हम निकालें वो भी सेम ही होगा, 1 बाई उसका जो मैग्नीट्यूड होगा भैया वो तो सेम ही होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी कंडीशन वैसे नहीं बदली है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा अलॉन्ग ए सी, है ना। अब आप ये देख रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज F1 F2 बराबर हैं। सपोज आप इसको F प्राइम ले लीजिए, है ना, तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या आता है, F प्राइम स्क्वायर प्लस F प्राइम स्क्वायर प्लस 2F प्राइम स्क्वायर, और इनके बीच में एंगल क्या था, cos 60। cos 60 क्या होता है, 1/2, है ना, इस 2 से ये 2 जाएगा, तो फोर्स हमारा क्या आएगा, ये फोर्स आएगा √3 ऑफ F प्राइम, है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब हमको क्या करना है, देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर जी पे सपोज हम मान के चलते हैं हमारा एक क्यू चार्ज है, इस क्यू की वजह से जो इस क्यू पर फोर्स होगा, तो इस क्यू पर जो फोर्स होगा, तो उसको जब हम समझेंगे तो देखिए, अगर हम जी की वजह से फोर्स निकालें तो वो फोर्स कैसे हम निकालेंगे, एफ ऑफ जी, सपोज हमने ये दे दिया इसको नाम। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलन नॉट तो कॉमन ही रहेगा, बाकी क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लेंथ होगी ए जी स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या होगा, देखिए ये अलोंग होगा ए जी, ये भी किसके अलोंग होगा, ए जी के अलोंग होगा, लेकिन ये जी ए के अलोंग होगा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जी ए की साइड जा रही है, वो ए जी की साइड होगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम लिखा है। तो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब इस पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो, तो इन दो की वजह से चार्ज यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली, है ना। तो अब हमें मेन क्या काम है, ए जी की लेंथ निकालनी है। तो देखिए इसको अगर हम निकालना चाहें तो अब हम पहले इसको ले लेते हैं, ये डी पॉइंट ले लेते हैं ये वाला। तो देखिए अब हम पहले जी डी की वो निकालेंगे लेंथ, क्यों निकालेंगे मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है। तो अगर हमें इसको इसकी लेंथ निकालनी है जी डी की, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, cot 30 लगाएंगे, cot 30 डिग्री। तो वो क्या होगा, cot 30 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो L/2 अपॉन जी डी, है ना। तो जी डी क्या आएगा, L/2 cot 30। देखते हैं ये सही हमने किया है क्या, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू L/2 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज जी डी, तो यहाँ तक तो हमारा सही है, हाँ सही है। तो L/2 √3 हो जाएगा, क्योंकि cot 30 क्या होगा, √3 होगा, है ना। तो जी डी हमारा निकल के आया। अब हम जानते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर एक ट्रायंगल है और उसका सेंट्रॉइड हम देख रहे हैं, तो ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो अगर इसको 1 मान के चले, 1 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखिए मत स्कूल में अपने एग्जाम में, आपको कोई नहीं कहेगा, आप डायरेक्ट लेंथ का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 2 क्या होगा, 2 × L/2√3, तो ये
चीजें आसान पड़ती हैं। तो ये क्या होगा, L/√3, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास निकल के आई A एंड G, है ना, AG की लेंथ हमारे पास निकल के आ गई। तो फोर्स ऑन G विल बी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय L²/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए, ये जो फोर्स ऑन G है इसका मैग्नीट्यूड अपोजिटली इक्वल होना चाहिए इस F के, इस वाले F के, है ना। तो ये क्या होगा देखिए, 1/4πε0 3Q डिवाइडेड बाय L² इंटू √3 टाइम्स F'। F' क्या है, Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 L², है ना। तो यहां से L² कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, एक Q कैंसिल हो गया, और ये √3 देखिए यहां से √3 टाइम्स कर देता है इसको। तो हमारा जो कैपिटल Q निकल के आता है, यानी कि जो सेंट्रॉइड पर चार्ज है वो निकल के आता है -Q डिवाइडेड बाय √3। ये बात समझ में आई आपको? कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आई, है ना। तो ये क्वेश्चन था। अब हम इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसिडर द चार्जेस Q एंड अ नेगेटिव Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो फिगर दी हुई थी तो मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर फिगर इस तरीके से आपका देखा जाए तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो ये देखिए नेगेटिव Q है, लेकिन समझिए इसको, ठीक है। Q है और ये Q है। ये डायग्राम दिया हुआ था A B एंड दिस वन इज C, ओके। अब इसने कहा था व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो ये बहुत सिंपल है भैया, अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ पता है रिजल्टेंट फोर्सेस निकालने का, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए, ईच चार्ज पर फोर्स निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। चलिए ए के बारे में बात करते हैं। चार्ज एट ए, है ना। इस पर फोर्स इसकी वजह से, जो ए पर चार्ज है इस पर सी की वजह से, दैट इज नेगेटिव Q की वजह से फोर्स होगा इस साइड, है ना। इस चार्ज की वजह से ए चार्ज पर, ए जो चार्ज है, ए पर जो चार्ज है Q, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा बी वाले चार्ज की वजह से, वो किस डायरेक्शन में लगेगा भैया, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पैरेललोग्राम को पूरा करेगा, है ना। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्स लगेंगे सबका एक ही मैग्नीट्यूड होगा, 1/4πε0 Q²। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड में, है ना। डायरेक्शन चेंज होगी सिर्फ, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा भैया। Q-Q के बीच में लग रहा हो या Q के बीच में लग रहा हो, है ना। और यहाँ पर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, हम ए मान लेते हैं। सपोज ए मान लिया तो A² हो जाएगा। तो यही फोर्स काम करेगा सभी जगह। तो ए पर अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स एट ए, इसको हम अभी इसका मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। तो दिस विल बी √ऑफ F², है ना, यही वाला F² प्लस F² प्लस 2F²
यहाँ पर इनके बीच में क्या एंगल है, कॉस ऑफ 120 डिग्री है ना। ये क्या एंगल है, 120 डिग्री है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये 60 है, ये पूरा 180 है, तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस 2f² इंटू 1/2, क्योंकि cos ऑफ 120 होता है नेगेटिव ऑफ 1/2, तो ये निकल के आ गया f। यानी कि फोर्स A पर क्या होगा, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यही फोर्स होगा भैया A पर जो चार्ज रखा है। सिमिलरली फोर्स एट बी, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, मत बताओ, जब कुछ नहीं पूछ रहा है तो उसको बताने की क्या जरूरत है, सिर्फ फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड बताओ, आगे बढ़ो। ए पर अगर कोई डायरेक्शन पूछ भी रहा है तो ए की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग बीसी होगी, देखिए बीसी के पैरेलल आ रहा है। एट बी अगर निकालना हो तो सिमिलरली देखिए सेम है, करके देखिएगा आप, ये आपका होमवर्क है। सेम आएगा f के बराबर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक हिंट दे देता हूं क्यों आएगा सेम, क्योंकि देखिए एंगल सेम है। यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो ये फिर से पैरेललोग्राम पूरा करेगा इस तरीके से। फोर्स एट सी, देखिए फोर्स एट सी कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, देखिए एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ होगा, तो यहाँ पर चेंज आएगा। क्यों आएगा भैया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² इनटू, यहाँ पर देखिए इनके बीच का एंगल 60 डिग्री रह गया है, अब 120 डिग्री नहीं है, तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या आ गया √3 टाइम्स फोर्स, है ना। तो ये √3 टाइम्स फोर्स, दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। ये फोर्स ऑन C होगा, और ये अलोंग किसके होगा, देख लीजिए यहाँ, इसको कहीं मर्ज कर दीजिए, अलोंग CD होगा। डायरेक्शन नहीं पूछी है तो नहीं बतानी, कोई खास जरूरत है नहीं, ये सिर्फ फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स बताइए, आगे बढ़िए, है ना, सिंपल। अब हम थर्ड क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए सेंट्रॉइड का कंसेप्ट मैंने आज बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, शुरुआत से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। बस ये Q1 Q2 Q3 है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक की प्रॉपर्टीज लगेंगी, साइक्लिक वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज लगेंगी, साइक्लिक वेक्टर्स की। ये हिंट है आपके लिए, है ना। साइक्लिक वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किन्हीं भी, सपोज A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, C एक वेक्टर है, तीनों के बीच का एंगल 120 120 120 एंगल आ रहा है सभी कॉन्फ़िगरेशंस में। A और B के बीच में, B और C के बीच में, A और C के बीच में अगर कॉन्फ़िगरेशन में 120 डिग्री का एंगल है तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, आंसर आपके सामने होगा। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।